मार्वल ने अपने यूनिवर्स के अंदर जो साइकोलॉजिकल टर्मोइल्स होते हैं और जो तुम्हारे माइंड बेंडिंग नैरेटिव्स होते हैं उसको इतने आराम से एम्ब्रेस कर लिया है, क्योंकि हमने जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखा है उसकी वजह से जो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे, और जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था उसकी वजह से जो पूरी पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा एक्सीड पहले ही हो चुकी है। उसके बाद भी एक साइकेडेलिक नर्व रेकिंग सीरीज हमने जो मून नाइट देखी है उसके और स्पाइडरमैन नो वे होम की वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर पहले ही जा चुकी है। और फिर हमें ये देखना था कि मिस्टिक आर्ट्स के जो मास्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज वो इस मल्टीवर्स की वजह से कितने अपनी लाइफ में रिपरकशंस फेस करते हैं, और फिर हमें कितना ज्यादा सिनेमैटिक एक्स्ट्रावेगेंजा मिलेगा, उसकी जो पनियन स्टोरी लाइन है उसमें हम कितना ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, और जो कट्टर एमसीयू फैंस है उनको ये मूवी कितनी ज्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि हम सब वेट कर रहे थे कि इसमें कितने ज्यादा सुपर हीरो कैमियोज हो सकते हैं, पर यार ये तो बहुत आगे की बात है। इससे पहले हम इसके इनिशियल स्टेजेस की बात कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट सैम रेमी, जिनको हमने स्पाइडरमैन जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी आई थी उसके बाद आज एमसीयू में डायरेक्शन करते हुए देखा है, एंड ये सब सुनने में आ रहा था कि ये मूवी हॉरर भी होने वाली है, क्योंकि जो सैम रेमी है वो अपनी हॉरर मूवीज के लिए भी जाने जाते हैं। तो इस मूवी में बेसिकली हमें दो राइवल्स दिखाए गए, एक जो डॉक्टर स्ट्रेंज है और एक जो वांडा है। दोनों की लाइफ में कितनी ज्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने वाले हैं, यूनिवर्स के कितने ऑल्टरनेटिंग एंड्स हो सकते हैं क्योंकि मल्टीवर्स आ चुका है, ये सब देखने को मिलेगा एक हॉरर टिंच के साथ। नो डाउट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एमसीयू की सबसे ज्यादा डार्कर और वायलेंट मूवी में से तो है ही, पर जो इस मूवी का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसमें मल्टीवर्स तो हमें शो किया गया है पर वो इतने अच्छे लेवल पे नहीं है, और जो मैडनेस है वो भी इतना ज्यादा नहीं हो पाया है। यार समझ में नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करूं, मतलब अगर एक लाइन में बताना तो ये मूवी एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी लगती ही नहीं है। ये देख के ऐसा लगता है कि जो अमेरिका शावेज है वो उसकी एक ओरिजिन मूवी है। इट्स लाइक एक टर्शियरी कैरेक्टर है अमेरिका शावेज, वो कैसे गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइफ में आ जाती है और उसके बाद जो एक स्टोरी बिल्डअप होती है वो बहुत ज्यादा स्लो और स्लॉपी लगती है। और लिटरली इस मूवी को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कहा गया, पर इसमें मल्टीवर्स में तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना ही मत। पता है मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे इस मूवी से, क्योंकि यार इसके ट्रेलर देखने के बाद, इसके प्रोमोज देखने के बाद मुझे यही लग रहा था कि यार कुछ अलग एकदम नया हम देखने वाला है, जो हमने एक्चुअली देखा भी है, पर एक्सपेक्टेशंस को मेरे वो पार नहीं कर पाया है। बट ट्रस्ट मी, जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो मल्टीवर्स और मैडनेस दोनों के अराउंड ट्रैवल तो जरूर करती है, पर वो एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कि एक डबल एज स्वॉर्ड है। वो सामने वाले को तो काटेगी पर ये चांसेस है कि वो तुम्हें भी काट देगी। इट इज सिंपली अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक मूवी, क्योंकि इसका जो एस्थेटिक डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस मूवी को वो लोग बाकी एमसीयू मूवीज से बहुत ज्यादा अलग बना पाए। और अगर तुम्हें सैम रेमी की हॉरर मूवीज पसंद है तो तुम्हें इसमें भी थोड़ा बहुत मजा आने ही वाला है। अब देखो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जो इवेंट्स हुए थे नो वे होम में, वो हमने देख के सोचा था कि यार कुछ ऐसा कनेक्शन होगा उस मूवी से जिसकी वजह से इस मूवी में अलग अलग मल्टीवर्स खुलने वाले हैं, या फिर लोकी सीरीज की वजह से कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिसकी वजह से कुछ तो रिलायबिलिटी आएगी, पर इसमें तो उन्होंने कुछ अलग ही कंसेप्ट पे मूवी बना दी है। तुमने देखा है अमेरिका शावेज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मल्टीवर्स के दरवाजे आराम से खोल सकती है, और इतने मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के बावजूद उसको उसकी पावर्स कंट्रोल करनी ही नहीं आती है। यार मैं कोई 5-6 साल की पिक्चर बुक नहीं पढ़ रहा हूँ कि तुम मुझे कुछ भी बता दो और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। देखो अगर तुम कह रहे हो कि अमेरिका शावेज से गलती से मल्टीवर्स का पोर्टल खुल गया है इसलिए वो अपने घर से गायब हो गई है, और फिर तुम बता रहे हो कि उसके पीछे वांडा भी पड़ी हुई है इसलिए वो मल्टीवर्स के थ्रू भागे जा रही है, तो जब एग्जैक्टली वांडा उसके पीछे नहीं पड़ी थी तब वो कर क्या रही थी? क्या वो उसी मोमेंट पे अपने घर वालों से अलग हो गई है? और अगर ये दोनों चीजों की टाइमलाइन सेम नहीं है तो वो एग्जैक्टली अपने घर से अलग होकर कर क्या रही थी? उसने कुछ तो सोचा होगा, किसी एवेंजर से किसी मल्टीवर्स में तो मिली ही होगी। ऐसे डायरेक्टली तुमने बता दिया कि ये प्रीवियस रियलिटी में एक डिफेंडर स्ट्रेंज के साथ वो भाग रही है, उससे पहले क्या हुआ उसके साथ कुछ तो हुआ होगा नया। और मुझे पता है बहुत बड़ा डर था कि यार ये मूवी एक्चुअली वांडा की मूवी ना बन जाए, एंड आई वाज एक्चुअली हाफ वे राइट। अब वांडा को उस बुक ने एक्चुअली करप्ट कर दिया है, वो अपने बच्चों को दूसरे मल्टीवर्सेस में ढूंढे जा रही है, और वो एक्चुअली अलग अलग मल्टीवर्स में ड्रीम वॉक कर रही है ताकि वो अपने बच्चों को ढूंढ पाए और अपनी उस मल्टीवर्स की बॉडी को ना टेक ओवर कर पाए। अब ये जो पूरे प्लॉट की तुमने फाउंडेशन रखी है वो एक्चुअली वांडा विजन के एक फिनाले की तरह लग रही थी, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की तरह। अगर इस मूवी को तुम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 नहीं बल्कि इसकी जगह वांडा विजन का फिनाले रख देते तो ये मूवी एक्चुअली बहुत ज्यादा आगे निकल जाती, क्योंकि इसमें वो एक्सपोजिशन पावर है जो वांडा के कैरेक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज्यादा डिग्रेड ही करता जा रहा है। और जितना भी मैडनेस वाला पार्ट था वो एक्चुअली वांडा की मैडनेस थी, ना कि मल्टीवर्स की मैडनेस, क्योंकि स्क्रिप्ट में तो यही बताया गया कि सारी चीजों को धीरे धीरे करके सब एकदम से भर दो जिसकी वजह से वो सांस ही ना ले पाए। ऑनेस्टली प्लॉट और स्क्रिप्ट में ना बहुत कम ब्रीदिंग स्पेस है, पर वो तो चलो हो गया, चलो वो ठीक है, पर इस पिक्चर को एक्चुअली वो चीज बचा सकती थी जो कि थे इसके कैमियोज। हम सबने सोचा था कि मल्टीवर्स है उस वजह से कितने अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स और हीरोज हमें देखने को मिलेंगे, और बहुत लोगों ने तो ये भी सोच लिया था कि यार
उसमें टॉम क्रूज का आयरन मैन देखने को मिलेगा। एंड मूवीज में एक्चुअली कैमियोज है और एमसीयू के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है, पर वो इतने अच्छे लेवल पे नहीं थे क्योंकि वो ब्रूटल तो थे पर वो इतने एक्साइट नहीं कर रहे थे लोगों को, जिस वजह से लोगों को देखने में मजा आया। मतलब कैसे समझाऊं कि यार तुमने मूवी में हीरोज को भी देखा, तुम्हें उस मोमेंट पे भी मजा आया, पर वो तुम्हारे फ्यूचर में ज्यादा मेमोरेबल नहीं है। चलो थोड़ा और एग्जैजरेट करके बताता हूँ। तुम्हें इस मूवी में 10 मिनट के कैमियोज ही मिले टोटल। उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा कि जितने भी सुपर हीरोज तुम्हें दिखाए गए हैं सबको वांडा मार देती है। अब देखो ब्लैक बोल्ट का उसने मुंह ही कवर कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स यूज ही नहीं कर पाया, और जैसे ही वो बोलता है उसका ब्रेन बर्स्ट हो जाता है। और बात तो यह है कि उसको अपनी पावर्स का ही अंदाजा नहीं था क्या, मतलब उसको ये नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। उस मोमेंट पे तुमने वांडा को तो बहुत ज्यादा कूल दिखा दिया, पर उस कैरेक्टर की तो बैंड ही बजा दी क्योंकि एक बहुत ज्यादा लेजी राइटिंग थी। फिर कैप्टन कार्टन का भी एक थोड़े से फाइट सीक्वेंस है, उसमें भी वो मर जाती है, और सबसे बड़ी बात अपनी शील्ड से ही कट के मरती है। फिर कैप्टन मार्वल जो स्पेस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक है, उसको भी तुमने आराम से पत्थर के थ्रू मरवा दिया, मतलब उसके ऊपर एक स्टैचू गिरा और वो मर गई। फिर आते हैं हम रीड रिचर्ड्स पे, जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बीइंग्स में से एक है। वो बंदा एक्चुअली वांडा से बात कर रहा है कि ये जो ब्लैक बोल्ट है वो तुम्हारी जान ले लेगा मुंह से बोल के, मतलब खुद ही सारी चीजें सामने रख दो और उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि यार विलन ने हमें मार क्यों दिया। और फिर प्रोफेसर एक्स जिसको वांडा अपने मेंटल लैंडस्केप के अंदर ही मार देती है। बस ये जो पार्ट था ना 10 मिनट का, उसमें मुझे बहुत सारी चीजें रश लगती हैं, पर इसका प्लस पॉइंट ये था कि ये मूवी में ब्रूटलनेस तो दिखाई गई है, उसके साथ साथ उन्होंने एक्समैन और फैंटास्टिक फोर दोनों को इंट्रोड्यूस भी कर दिया एमसीयू के अंदर। पर यार मैंने प्रोफेसर एक्स से तो बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखी थी और मैंने सोचा था कुछ और ज्यादा डेडली होने वाला है मूवी में, क्योंकि इसमें तो उन्होंने जो इसका एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है वो बहुत डिमीनिंग लग रहा है, और जो प्रॉपर कैरेक्टर पोटेंशियल है जो हमने कॉमिक्स में देखा है वो बहुत ज्यादा वेस्ट लगने लगता है। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज इतना ही इंपॉर्टेंट कैमियो था पूरी की पूरी मूवी के अंदर। देखो अब ये सब वो बातें होगी कि जो कैमियोज में हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी हमने उसी की बैंड बजा ली है, पर अब इसकी हम पॉजिटिव लुकआउट्स की बात जरूर करेंगे। इस मूवी के सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट्स तब थे जब डॉक्टर स्ट्रेंज है वो क्रिस्टीन के वेरिएंट से मिलता है, क्योंकि स्टीफन स्ट्रेंज खुद ही एक बहुत ज्यादा इगोइस्टिक और एरोगेंट कैरेक्टर तो है ही, पर वहां पे क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को कन्फ्रंट करने लगती है, वो बहुत ज्यादा इनोवेशनल था, क्योंकि वही पार्ट एक मिक्स सेंस ऑफ इमोशनल क्रिएट कर रहा था और उसके साइकोलॉजी को और ज्यादा डिसऑर्डर में क्रिएट कर रहा था। पर सैडली ये चीज की तारीफ करने के बाद मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे चीजें खराब भी हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जहां पे इल्यूमिनाटी से मिला था वहां पे होगा क्रिस्टीन से मिलके वहीं से चला जाता, और अगर क्रिस्टीन को वहां से लेके नहीं जाता तो यार हो सकता था मूवी में और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़ती और स्ट्रेंज कुछ और ही कर देता। और मैं इसको तो मैं ऐसे कुछ भी रैंडमली बना के नहीं बोल रहा हूं, मैं इसका भी तुम्हें अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि यार देखो एमसीयू के जितने भी प्लॉट्स क्रिएट किए जाते हैं उनके जितने भी डायलॉग्स होते हैं वो ग्रीव, मोरालिटी और मोर्टालिटी इस थीम पे बहुत ज्यादा जब बेस्ड होते हैं तभी बहुत इनोवेटिव लगता है, क्योंकि देखा जाए तो एमसीयू का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ये। फॉर एग्जांपल तुम्हें याद है सोकोविया अकॉर्ड्स वाला सीन जिसमें कैप्टन अमेरिका बैठ के सोचता रहता है कि उसको एक्चुअली इसके लिए करना क्या है। वो लोग थीम क्रिएट करते हैं, उसका एक बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद स्टोरी के अंदर उसको डालते हैं। और जो क्रिस्टीन वाले पार्ट की बात मैं कर रहा था उसको उन्होंने बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया है, मतलब हीरो जहां जाएगा उसका जो लव इंटरेस्ट है उसके साथ वो भी जा रहा है, वो थोड़ा सा बचकाना सा लग रहा था। पर ठीक है सबका अपना टेक होता है और बहुत लोगों की चीजें पसंद भी आई होगी, पर जब मैंने एंड गेम देखी, उसकी ब्रूटैलिटी देखी, उसकी इनोसेंस देखी थी, उसके बाद अगर तुम ऐसी चीज दिखाओगे तो मैं थोड़ा बोर होऊंगा ही। देखो अगर स्टोरी लाइन की बात कर रहे तो जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है और जो वांडा को उन्होंने एंटागनिस्ट बनाया हुआ है वो आइडिया बहुत कूल था, पर उसका जो एग्जीक्यूशन था वो ऑडियंस के लिए इतना अच्छे से रेसिप्रोकेट हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आइडिया भी बहुत पुअर लगने लगता है। क्योंकि यार मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत डिसेंट था, उसमें तुम्हें मल्टीवर्स के अच्छे अच्छे सीन्स भी देखने को मिलते हैं, आइडिया भी अच्छा था, पेसिंग ठीक ठाक थी और एक्शन भी बढ़िया था। और जैसे हम सेकंड हाफ में पहुंचते हैं वहीं पे मूवी का पूरा डाउनफॉल होने लगता है। उसमें इतने कैरेक्टर्स को एकदम से इंट्रोड्यूस कर देना, किसी भी कैरेक्टर का डेवलपमेंट अच्छे से शो ही नहीं करना, एक ऑनगोइंग स्टोरी जो चल रही है उसमें सारी चीजों को भर देना और फिर से मार देना। एंड शॉकिंगली सेकंड हाफ में भी कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको देख के लग रहा था कि यार इसका वीएफएक्स भी इतना पावरफुल नहीं है। और जो एकदम क्लाइमैक्स वाला पार्ट होता है ना जिसमें हम सोचते हैं कि यार इसमें बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है और मजा आने वाला है, वो इतना इंपैक्टफुल लगता ही नहीं है। और जो वोंग है वो एक्चुअली एक सॉर्सरर सुप्रीम है, फिर भी तुमने उसको इतने अच्छे से यूज नहीं किया है। देखो डायरेक्शन में तो मजा आया, कुछ यूनिक भी लगा और हॉरर भी थोड़ा बहुत लगा, पर ऐसा लगा कि यार इस मूवी को 20-30 मिनट एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत थी। मतलब इन्होंने जो 2 घंटे 6 मिनट की पूरी मूवी रखी है इसकी जगह 2.5 घंटे से ऊपर की अगर मूवी रखते तो हो सकता है कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता। अब किस बेसिस पे उन्होंने इस मूवी को छोटा रखा है, हो सकता है उन्होंने कुछ और शूट किया हो, पर आगे जो मूवीज हैं उनकी स्टोरी अगर रिवील ना हो जाए इस वजह से इस मूवी में भी सीन्स काट दिए गए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो भी पूरा ओवरऑल आइडिया था वो यही था और जितना भी हमने अपने दिमाग में सोचा था वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। अब चलो
लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस को हटाते हैं और इस लेवल पे बात करते हैं कि इस मूवी में मुझे क्या पसंद आया और एक्चुअली मूवी क्या है। सबसे बढ़िया तो इस मूवी में वांडा ही थी, और उसके बाद जो एक फ्रस्ट्रेटिंग मिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होता है वो हमने सैम रेमी के डायरेक्शन के थ्रू हॉरर कंसेप्ट में देखा है। यार अब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे एक्चुअली मूवी अच्छी लगी है या बहुत बुरी लगी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हूँ। देखो, अगर स्टोरी कहीं पे अच्छी होने लगती थी तो वीएफएक्स कहीं पे बहुत स्लॉपी हो जाता था और चॉपी सा लगने लगता था, और एकदम से उसकी स्टोरी खराब होती है तो उसका वीएफएक्स फिर बढ़ जाता था। फर्स्ट हाफ तो ऐसे ही निकल गया, फिर मैंने सोचा यार इसमें अच्छे कैमियोज आने वाले हैं, कुछ तो दिखाएंगे अब, तो वो भी इतने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगते हैं। और जो सबसे बेकार चीज थी वो थी कि यार इस मूवी में पूरा विशांति बुक की बात की गई थी, वो पूरी मूवी इस पे बेस्ड थी। उसके बाद एंड में आते आते विशांति बुक का कुछ वो लोग करते ही नहीं है, पूरा टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर इसका कोई एक डायरेक्टर कट बने फ्यूचर में, वो देख के हो सकता है हमें समझ में आए कि इसमें ऐसे डिसीजंस क्यों लिए गए हो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि सैम रेमी को ऐसा ही डायरेक्शन चाहिए और हमने वो पूरी मूवी देख ली है। देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मैंने ज्यादा एंजॉय की थी, क्योंकि उसमें सारे कैरेक्टर के पास एक मोटिवेशन थी, और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद तो मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस अपनी बढ़ा ली थी। तो यार परफॉर्मेंस और एक्टिंग में तो किसी की कोई गलती नहीं थी, बस इसके स्टोरी और प्लॉट में बहुत कमी है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में उन्होंने एक इटर्नल्स मूवी की तरह एक चांस लिया कि वो एक्चुअली एक बहुत पावरफुल मूवी दिखा सकती है अपने आप को, और उसी चांस देने की वजह से जो तुम्हारे कैरेक्टर स्क्वांडरिंग इश्यूज होते हैं उन सारी चीजों को मिला के हम सफर करते हैं। सो आई गेस इस मूवी के इतना रिव्यू काफी होगा, और अगर फ्यूचर में कुछ और बात मेरे दिमाग में आएगी तो उसके लिए मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा। एंड आई एम रेटिंग दिस मूवी 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। मैं इसको 7 से ज्यादा भी नहीं देना चाहता था और 6 से कम भी नहीं देना चाहता था, तो मैंने सोचा 7 इज अ गुड नंबर। ओवरऑल आई एंजॉयड द मूवी और मुझे मजा भी आया, बट इट इज एक्चुअली नॉट माय टॉप 10 मार्वल मूवीज। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू वाचिंग यहाँ तक, क्योंकि यार बहुत लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और तुमने मेरी अगर पूरी बात सुनी है, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर इट। और अगर तुम्हारे थॉट्स मेरे से बहुत अलग हो या क्लैश भी कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में प्लीज जरूर बताना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।